कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने डेस्क पर बैठे हों और दीवारों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आए, जैसे कोई उंगलियों से लकड़ी खटखटा रहा हो। आप ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ दिन बाद कानों में फुसफुसाहट सुनाई दे। बाहर से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर से। हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है। यहीं से सारा ग्रेन के उपन्यास कम क्लोजर की कहानी शुरू होती है, अमांडा के साथ। आज हम इसी उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल, और ये कोई आम शैतानी कब्जे वाली कहानी नहीं है ना। मतलब चीखना चिल्लाना वो सब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत धीमी है, सूक्ष्म। अमांडा एक कामयाब आर्किटेक्ट है, उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल है। कम से कम बाहर से तो यही लगता है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी पकड़ अपनी जिंदगी पर, शायद अपनी आत्मा पर भी कमजोर होने लगती है। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक तनाव शुरू होता है जो इस किताब की जान है। सही कहा। शायद उपन्यास की सबसे खास बात यही है, इसका यथार्थवाद। डर किसी पुरानी हवेली या श्राप से नहीं आता। नहीं, वो तो है ही नहीं। डर पनपता है अमांडा के अपने अपार्टमेंट में, उसके ऑफिस में, उसके पति के साथ उसके रिश्ते में। ये सब इतना जाना पहचाना है कि डर और असली लगता है। हाँ, और ये चीज पाठक को बहुत असहज करती है, क्योंकि डर रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा है। कोई अजीब सी आवाज, कुछ भूल जाना या अचानक गुस्सा आ जाना। तो पाठक पहले अमांडा पर सवाल उठाता है, क्या ये सच में हो रहा है? फिर शायद खुद से पूछता है, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। एक मामूली सी आवाज या एक पल का गुस्सा धीरे धीरे कैसे शक और डर का बीज बो देता है। ये किसी भूतिया महल से ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है, मेरे ख्याल से। हाँ, और अमांडा खुद भी तो शुरुआत में इन चीजों को टालती है। जाहिर है, कौन मानेगा एकदम से। उसे लगता है टाइम का पता नहीं चला, या अजीब सपने आ रहे हैं, या बिना वजह गुस्सा आ रहा है। और ये चीजें पाठक को कहीं ना कहीं खुद से जोड़ती हैं। हाँ, ये सोचना कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया या ये वक्त कहाँ गया, ये हम सबके साथ कभी ना कभी होता है। तो सवाल यही उठता है, क्या अमांडा बीमार है? क्या ये कोई दिमागी प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिया, या कोई ट्रॉमा? या फिर, जैसा कहानी इशारा करती है, क्या वाकई उस पर नामा नाम के एक पुराने मोहक दानव का साया है? नामा? हाँ, जो धीरे धीरे उसकी पहचान मिटा रहा है। और ग्रेन इसका सीधा जवाब नहीं देती, वो अनिश्चितता बनी रहती है। और लिखने का स्टाइल भी कमाल का है। पूरी कहानी अमांडा के नजरिए से है, फर्स्ट पर्सन में। तो पाठक सीधे अमांडा के दिमाग में होता है, उसके विचार, उसकी फीलिंग्स। लेकिन धीरे धीरे दानव की आवाज और अमांडा की सोच वो ऐसे घुल मिल जाती है कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, पता ही नहीं चलता कब अमांडा सोच रही है और कब वो दानव। पाठक भी जैसे फंस जाता है। बिल्कुल, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक एहसास होता है। आप अमांडा के साथ उसके दिमाग में कैद हैं और आप भी नहीं समझ पा रहे कि सच क्या है, भ्रम क्या है। किताब छोटी है, 200 पेज से भी कम। हाँ, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन हर शब्द, हर वाक्य जैसे चाकू की तरह है। पहचान खोने का डर, अपने ही मन पर काबू खोने का डर, ये उसको कुरेदता है। तो ये वो उछलने कूदने वाला हॉरर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जंप स्केयर वाली बात नहीं है इसमें। ये धीरे धीरे बिखरने का डर है। अपनी पहचान, अपनी सोच पर शक करने का डर। एक खामोश दहशत। हाँ, एक खामोश दहशत जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। ये सीधे आपके होने के एहसास पर सवाल उठाती है। क्या आप कौन हैं? क्या आपके विचार वाकई आपके हैं? कई रिव्यूज में मैंने पढ़ा कि कम क्लोजर को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे जिया जाता है। हाँ, ये बात सही है। किताब बंद करने के बाद भी हर अजीब आवाज, हर अजीब सा ख्याल, हर तेज इच्छा पर शक होने लगता है, क्या ये मेरा है या? बिल्कुल, वो डर सिर्फ पन्नों में नहीं रहता, वो आपके साथ आ जाता है। और जो लोग साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हैं उनके लिए तो ये मस्ट रीड है। निश्चित रूप से दिमागी उलझन वाली कहानियां पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है। लेकिन हाँ, एक चेतावनी जरूरी है। क्या? ये कहानी पाठक का पीछा करती है, उसे देखती है, फुसफुसाती है, ठीक वैसे ही जैसे नामा अमांडा के साथ करती है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि जब कोई कहानी इतनी असरदार हो कि वो किताब से बाहर निकलकर पढ़ने वाले की असलियत की समझ को ही हिला दे, तो इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। ये दिखाता है कि कहानी और असलियत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। हाँ, खासकर वो कहानियां जो हमारे गहरे डर को छूती हैं, वो कैसे हमारे विचारों और भावनाओं पर हावी हो सकती हैं।
कहानी खत्म होने के बहुत बाद भी। सोचने वाली बात है। हाँ, कि डर का कौन सा रूप ज्यादा टिकता है, वो जो हम देखते हैं या वो जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। ये किताब इसी अंदरूनी डर को पकड़ती है।